एपिसोड 21। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात्र जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एडी, सैमुअल हियर। काम हो गया। फूलदान में कैमरा लगा दिया है। मैं चलता हूँ, वो नटवरलाल आता ही होगा, कहकर समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से गाड़ी उड़ाते हुए वहां से निकल गया। एडी इक्वल्स अभिनव, सैमुअल इक्वल्स समीर, नटवरलाल इक्वल्स इंस्पेक्टर विकास राव। इधर जैसे ही समीर वहां से निकला, उसके कुछ मिनट बाद होटल के गेट से विकास राव की जीप ने एंट्री की। विकास राव बिना रुके जल्दी से लिफ्ट से ऊपर कमरा नंबर 305 की ओर चल दिया, जहां श्रीमन और समीर द्वारा फूलदान में लगाया कैमरा दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले कुछ मिनट बाद कमरे से तेज आवाजें आने लगीं। दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ थी। होटल के कमरे की हर चीज तनाव से भर गई थी। इंस्पेक्टर विकास राव और श्रीमन आमने सामने खड़े थे। श्रीमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में जलती हुई नाराजगी साफ झलक रही थी। विकास राव, जो आमतौर पर एक सख्त और काबिल पुलिस अफसर माना जाता था, इस वक्त जैसे एक तिनके की तरह लाचार खड़ा था। उसका रौबीला चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था और शानदार व्यक्तित्व भीगी बिल्ली की तरह हो गया था। तुम समझते क्या हो? श्रीमन गरजा। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। क्या तुम ये सोचते हो कि तुमसे कुछ उम्मीद की जा सकती है? मैंने तुम्हें सिर्फ इसी काम के लिए रखा था कि तुम मेरी मदद कर सको, और अब देखो, वो वैदिक हर तरफ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है और तुम खामोश खड़े हो। आखिर किस लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ? विकास राव ने अपने गुस्से को पीते हुए जवाब दिया। श्रीमन, वैदिक कोई साधारण आदमी नहीं है। वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। हमें उसकी चालों का मुकाबला बहुत सूझबूझ से करना होगा। सीधे हमला करने से बात बिगड़ सकती है। सुझाव तो अच्छे दे रहे हो, पर अमल में लाने का इरादा कब है? श्रीमन की आवाज़ अब और भी तल्ख हो गई थी। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया, पर उसकी हंसी में व्यंग्य साफ झलक रहा था। क्या तुम भी मेरी तरह उसकी चालों का शिकार हो चुके हो? या फिर तुम अभी तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो जबकि 15 लाख एडवांस तुम पहले ही ले चुके हो? बताओ मुझे, क्या किया तुमने? मैं चुप नहीं बैठा हूँ श्रीमन जी। मैं लगा हुआ हूँ। बस जल्दी ही ये वैदिक हमारे कब्जे में होगा। कब करोगे तुम कुछ? जब ये वैदिक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि मेरे सीक्रेट रूम में घुसपैठ हो चुकी है? मेरे कमरे में कोई घुसकर तलाशी ले चुका है और सबसे जरूरी चीजें गायब हो चुकी हैं। विकास राव ने एक पल को जैसे अपनी सांसें रोक लीं। उसे श्रीमन के इस गुस्से की उम्मीद थी, पर इस बार मामला और गंभीर हो चुका था। घुसपैठ? मतलब किसने की घुसपैठ? क्या गायब हुआ है? विकास ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। श्रीमन की आंखों में अब गुस्से से ज्यादा डर था और ये डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, वो डायरी जिसमें मेरे सारे राज दर्ज हैं, मेरे सारे कानूनी और गैर कानूनी कामों की जानकारी उसमें है। विकास की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। डायरी? क्या उस डायरी में वो सब लिखा है जो? हाँ, सब कुछ। श्रीमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर वो डायरी वैदिक के हाथ लग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी कंपनी।
मेरा साम्राज्य। वैदिक को मेरे हर राज की जानकारी मिल जाएगी। कमरे में कुछ पलों के लिए घबराहट भरी खामोशी छा गई। विकास राव ने धीरे से कहा, श्रीमन, हमें इस मामले को बहुत समझदारी से संभालना होगा। ये वैदिक की कोई चाल हो सकती है। चाल? श्रीमन ने फिर से हंसी में व्यंग्य घोलते हुए कहा। वो सब मैं देख लूंगा। अभी मुझे ये बताओ कि इस साजिश के पीछे कौन है, और वो डायरी कैसे मिलेगी? उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें एक दर्द था। एक डर जो उसकी जान को खाए जा रहा था। वो इंसान जो अब तक खुद को सर्वशक्तिमान मानता था, आज इस स्थिति में था कि वो अपने ही पैरों तले जमीन खिसकती महसूस कर रहा था। विकास राव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ समय दो, मैं वैदिक पर निगरानी रखूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। समय? और कितना समय चाहिए तुम्हें? श्रीमन का गुस्सा अभी तक थमा नहीं था। उसकी आंखों में एक अनकहा आरोप था, मानो वह विकास को उसकी नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हो। अगर इस बार चूक हुई, तो समझ लेना, तुम भी इस खेल से बाहर हो जाओगे। ओके? कहकर विकास राव कुछ सोचते हुए बाहर जाने लगा, तभी उसे श्रीमन की आवाज सुनाई दी। एक बात और इंस्पेक्टर, याद रहे कि उस 15 लाख का हिसाब भी उस डायरी में दर्ज है। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग बदलने लगा। सिर हिलाते हुए वह वहां से चला गया। रायजादा हवेली में। उधर रायजादा हवेली में जैसे भूचाल आया हुआ था। हर तरफ हलचल मची थी। नौकरों को एक एक करके बुलाया जा रहा था और उनसे सख्ती से सवाल किए जा रहे थे। मिस्टर रायजादा खुद इस सारी पूछताछ का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही तेज और चपलता थी जो कभी उनके व्यक्तित्व की पहचान हुआ करती थी। तुम में से किसी ने कुछ देखा? किसी ने कुछ सुना? उन्होंने एक एक नौकर से सवाल किया। उनकी आवाज़ सख्त और गंभीर थी। किसी ने इस घटना की कोई खबर दी? नौकरों की पंक्ति में खड़े चेहरों पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। एक दूसरे की तरफ देखते हुए वे मानो इंतजार कर रहे थे कि कोई और पहले बोले, ताकि उनकी बारी आने से पहले मामला शांत हो जाए। लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। रायजादा ने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा, सारे कैमरे ठीक कराओ, नए कैमरे लगवाओ और इस बार कोई कोना निगरानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। किसी भी सूरत में हमें ये पता लगाना होगा कि कौन अंदर तक पहुंचा है। नौकरों के चेहरों पर इस आदेश के बाद और भी ज्यादा तनाव। नौकरों के चेहरों पर इस आदेश के बाद और भी ज्यादा तनाव आ गया। वे सभी जानते थे कि अब कोई भी छोटी सी गलती उनके करियर और जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। उधर वैदिक अपने वकील के ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर संयम था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी भी थी। सामने वकील के टेबल पर फैली फाइलों को देखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, श्रीमन ने जो भी खेल खेला है, उसके हर पहलू को ध्यान से देखना होगा। हमें उसे कानूनी तौर पर फंसाना होगा, लेकिन एक भी गलत कदम नहीं उठना चाहिए। वकील ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और अपनी चश्मे को ठीक करते हुए कहा, श्रीमन जैसा आदमी कानूनी जाल से बचने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, तभी हम उसे मात दे सकते हैं। वैदिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सबूत तो मिल ही जाएंगे। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, पर उसके खिलाफ सबूत लाकर दूंगा आपको। उसकी आवाज में एक निश्चय था, एक अदम्य साहस जो उसके चेहरे से झलक रहा था। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। वैदिक ने फोन उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन साफ नजर आ रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक धीमी, रहस्यमयी आवाज आई।
मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। बस इतना जान लो कि तुम्हारे लिए कुछ जरूरी बातें हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, तो मुझसे मिलो। वैदिक ने चौंकते हुए पूछा। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? ये सब जानने के लिए तुम्हें हाईवे पर मुझसे मिलना होगा। वहां आओ और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फोन कट गया और वैदिक के चेहरे पर अब तक का सारा आत्मविश्वास पल भर के लिए डगमगा गया। उसकी आंखों में संशय, डर और एक अनकही बेचैनी उभर आई। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन हो सकता है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है?